नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका चैनल ग्रेट न्यूज मिरर न्यूज में। आज हम आपको फिर से उस पीड़ित लड़की का दुख लेके आए हैं आपके सामने। दुकान को जबरन खाली कराया गया था, दुकान में सारा सामान बाहर फेंक दिया गया था, उसको रोजगार छीन लिया गया था उसका, जिसका सारा रोजी रोटी एक दिन अचानक से छिन गया। कल रात तक उसका दुकान चलता था और सुबह सुबह जब वो अपनी दुकान पहुंची तो देखती है सारा दुकान का सामान, सारा मशीन, सारा सिलाई मशीन, सारा कपड़े जो उसके वहां कस्टमर्स ने दिए थे सिलाई के लिए, सब बाहर फेंके पड़े थे। आपको याद होगा ये कहानी हमने 3 महीने पहले कवर किया था। ये कहानी है नेहा जी की, जिनका उस समय जब उनका सारा सामान निकाल के उनकी दुकान से बेघर किया गया था, तब उन्होंने थाना में कंप्लेन किया था, अबड़िन थाना में, और पुलिस का भी लंबा चौड़ा कार्रवाई हुआ था। वहां मार पिटाई भी हुई थी, इनको भी मारा गया था और काफी सारा सीन उस समय क्रिएट हुआ था, जो आप लोगों को हमने अपने चैनल के थ्रू दिखाया था। तो आइए हम आपको उनका जो व्यथा है दोबारा सुनाते हैं। और हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि जब पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन में काफी टाइम लगा रही थी, तो है अब पुलिस उनका जो पूरा शॉप है उसका दोबारा छानबीन किया, ताकि जो कैमरा होता है सीसीटीवी कैमरा, उसका डीवीआर निकाल सके, ताकि उससे पता चले कि कौन लोग दुकान में घुसे थे। बट शॉकिंग चीज ये है कि पुलिस को आगे वो डीवीआर ही नहीं मिला, और जो पूरा कहानी है उसका क्या हुआ, कैसे घटित हुआ, ये हम आपको आके नेहा जी के थ्रू ही सुनवाएंगे। आइए सुनिए नेहा जी क्या कहना चाहती है। और जितने भी यहाँ पे वुमेन्स रिलेटेड संगठन है, जो भी नेता लोग यहाँ पे है जो वुमेन्स रिलेटेड संगठन है, मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो देखें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ सहायता हो सके इस लड़की का, तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये अंडमान की बेटी है। अगर हम अपनी बेटियों को मदद नहीं कर सकते तो हमारा अंडमान में संस्थाएं चलाकर या फिर पॉलिटिकल पार्टीज में रहकर कोई बड़ा आगे सेवा कर कोई लाभ नहीं है। अगर आप अपने लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते तो हमारा और आपका इस समाज में होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। यहाँ के जयनारायण कॉलेज से 2017 में बीकॉम कंप्लीट किया था, और 2 साल मुझे ट्रेनिंग के लिए लगा अपने स्टार्टअप के लिए। मैंने अपना बिजनेस 2019 में टाइम्स के नाम से स्टार्ट किया, जो कि हेड पोस्ट ऑफिस के ऑपोजिट है। मैंने अपने शॉप के लिए 13 लाख रुपए एडवांस अमाउंट दिया था लैंडलॉर्ड को, और महीने के कितने किराए कितने थे? जो लैंडलॉर्ड था उसके साथ हमारा जो एग्रीमेंट है वो हर 11 महीने में रिन्यू होता था, और जो रेंट है वो 5% बढ़ाने की बात की थी उन्होंने, बट आगे चलकर उन्होंने 10% कर दिया। पूरे अंडमान में मेरे 650 प्लस कस्टमर्स हैं, जिसमें से 155 प्लस कस्टमर्स के कपड़े 25/10/2024 से मेरे पास है। 60 अभी पड़े हैं आप? जी शॉप के अंदर है। और मेरा जो 60 प्लस कस्टमर का कपड़ा जो है वो हमारे तरफ से सर्विसिंग के लिए अभी भी पेंडिंग है। हाँ जी। मेरा जो इंटीरियर वर्क लगा है शॉप में वो 18.2 लाख का लगा था टोटल लेबर कॉस्ट के साथ, जिसमें से मैंने 10 लाख रुपए तक अपने अकाउंट से पे किया और 8.2 लाख लेबर कॉस्ट को लगा। ओके। जैसे ही मेरा शॉप चलना शुरू हुआ थोड़ा बहुत स्टार्ट के बाद, 3 महीने के बाद 2020 में जो है कोविड-19 आ गया। कोविड-19 आते समय बहुत क्रिटिकल टाइम हो गया सर। उस वक्त भी मैंने डीसी ऑफिस से परमिशन लेकर अपनी और अपने स्टाफ की जो लाइफ है उसको रिस्क में रखते हुए 15 लाख से ज़्यादा मास्क प्रोड्यूस किया, और अंडमान एंड निकोबार 15 लाख मास्क बनाए आप? 15 लाख मास्क बनाए, प्रोड्यूस किया, और अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और अंडमान के पब्लिक को बांटा कुछ मास्क। मैंने सोशल प्रोफेशनल के साथ सोशल वर्क भी आपने किया? जी। उस वक्त भी मैंने रवि को, वो पूरे कोविड टाइम का पीरियड जो चला उस वक्त भी मैंने उसको रेंट दिया था पूरा ही। ऐसा 1 महीना भी नहीं था जो हम रेंट नहीं दिए। कोविड के दौरान भी आपने रेंट पेमेंट किया था? जी। अच्छा। कुछ दिन के बाद हालात सुधरे, फिर हमारा बिजनेस जो है रनिंग पकड़ लिया था, और 2023 तक हमारा जो एग्रीमेंट है वो रेन्यू हुआ, और जो रेंट था वो एज पर मार्केट रेट के हिसाब से था। ओके। अचानक से जुलाई 2024 को जो हमारा लैंडलॉर्ड और एंक्रोचर है वी रवि, उन्होंने हमें रेंट बढ़ाने की बात की हमारे सामने। तो हमने बोला ठीक है, रेंट इतना ज़्यादा भी मत बढ़ाइएगा। तो अचानक से उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, हम आने के बाद उन्होंने फिर बोला कि मैं मेलैंड जा रहा हूँ, मेलैंड जाके आने के बाद मैं आपसे एग्रीमेंट करता हूँ। फिर ऑल ऑफ सडन 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में वो आए, और 25 या 26 तारीख अक्टूबर 2024 को हमारा आधा सामान बाहर कर दिया शॉप के, और अपना ताला डाल के
चला गया। हाँ, जो मामला बना था जो मामला वो, बना हाँ, जो हंगामा मचा हुआ था। अभी भी मेरा आधा सामान अंदर ही है, मशीनरीज भी अंदर है। मैंने अपने ही शॉप के सामने 26 अक्टूबर 2024 को इंटरव्यू दिया था। मेरे इंटरव्यू देने के बाद रवि ने अपने आदमियों के साथ मिलकर मुझे गंदी गंदी गालियां दी और मुझे मारा। मेरा जो पहला एफआईआर है उसमें 105 दिन के लीगल फाइट के बाद पुलिस ने अपने तरफ से कुछ इंटरेस्ट दिखाते हुए इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला कि आज आपके शॉप से डीवीआर निकालूंगा। तो मुझे 10 फरवरी 2025 हाँ जी। को मेरे आईओ अभिषेक हलदार का कॉल आया और उन्होंने बोला मुझे कि आज आपके शॉप से डीवीआर निकालेंगे। ये सुनते संग मैं सीधे पुलिस स्टेशन गई और पुलिस के साथ ही यहाँ पे पहुंची। जब मैं यहाँ पहुंची तो मैं बड़ी शॉक में थी। रवि जो है अपने आदमियों के साथ, जो कि वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में थे, एक वीडियोग्राफर और 30 से 40 मेरे शॉप के सामने खड़े थे। जो पुलिस की टीम आई थी वो कम से कम 15 से 20 जन की थी, जिसमें कुछ कांस्टेबल, एक आईओ और एक एसएचओ थे और एसएचओ थे। हाँ जी। उन्होंने खुद के डिपार्टमेंट के एक वीडियोग्राफर को भी बुलाया था। हाँ जी। बहुत मुश्किल से बड़ी मेहनत से उन्होंने जो बाहर का स्टॉक है उसको निकालने के बाद ताला खोला। हाँ जी। जब अंदर क्या सिचुएशन है वो मैं देखने के लिए गई तो रवि के आदमी जो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में थे और पुलिस ने मुझे कंपाउंड के अंदर आने नहीं दिया। मुझे खुद के शॉप में पुलिस ने भी नहीं आने दिया, रोका और उनके आदमी ने, उनके लोग उनके बता रहे हैं जी, रवि। अच्छा, ठीक। रवि जो कि लैंडलॉर्ड है, उनके आदमी जो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में थे, उन्होंने मुझे रोका कंपाउंड में आने से। अच्छा। उस वक्त मैंने थोड़ी बहुत वीडियोग्राफी अपनी सेफ्टी के लिए की। मेरे शॉप के अंदर सर 105 के ऊपर लाइट है, बट उन्होंने एक भी लाइट ऑन नहीं किया पुलिस ने, और पूरी इन्वेस्टिगेशन अंधेरे में की। इलेक्ट्रिक सप्लाई मौजूद है? सप्लाई मौजूद है सर। मैंने 3 महीने से रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, क्योंकि मुझे पता है मेरा अंदर सामान है, इसलिए मैं पे कर रही हूँ 3 महीने से। अच्छा, ठीक। और पूरी 1.5 आवर्स की इन्वेस्टिगेशन चली पुलिस के थ्रू, अंधेरे में, लाइट्स के प्रोविजन होने के बाद भी। सिर्फ और सिर्फ रवि के आदमियों को अलाउ किया दिया, मेरे शॉप में मुझे ही अलाउ नहीं किया। और लेकिन आपको बुलाया गया? जी, लेकिन आपको बुलाया गया कि हम खोलने वाले हैं? सर बाहर मेरे को रोक दिया गया था, अंदर आने की परमिशन नहीं दी गई थी मुझे जी। 1.5 आवर्स की इन्वेस्टिगेशन खत्म करके एसएचओ सर ने आके मेरे को ये बोला कि अंदर डीवीआर नहीं है, कैश बॉक्स खुला है और उसमें कुछ चिल्लर पड़ा है। मुझे नहीं पता कि जो डीवीआर है वो रवि के आदमियों ने चुरा लिया या उस वक्त किसी ने मदद की उसकी। हाँ जी। क्योंकि मेरे को अंदर आने का परमिशन नहीं दिया गया था। बिल्कुल सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर उन्होंने एसएचओ सर ने ये बोला कि मुझे हायर ऑफिसर्स का ऑर्डर आया था, इसलिए मैं यहाँ चार जो चेकबुक है वो आपको दे रहा हूँ, ये बोलकर कांस्टेबल के हाथ से मुझे पकड़ा दिया। मुझसे कोई अंडरटेकिंग नहीं लिया गया कि मैं ये 4 चेकबुक दे रहा हूँ करके, बस मुझे 4 चेकबुक पकड़ा दिया और बोला कि किसी हायर ऑफिसर की वजह से दे रहा हूँ, किसी हायर ऑफिसर के बोलने की वजह से दे रहा हूँ, ये बोला। और आपने क्या चेकबुक मांगा था उनसे? नहीं सर, मैंने कैश मांगा था, कैश और आईटी डॉक्यूमेंट्स निकाल के देने के लिए कहा था। हाँ जी। बट उन्होंने मुझसे कोई अंडरटेकिंग नहीं लिया। आगे जाकर ये एसएचओ सर ये भी बोल सकते हैं कि उन्होंने आईटी डॉक्यूमेंट्स और कैश भी मुझे निकाल के दिया होगा करके। और मेरा जो प्रेयर था एसएचओ सर से, वो आईटी डॉक्यूमेंट्स और कैश दोनों निकालने का बात की थी मैंने। बट उन्होंने सिर्फ मुझे 4 चेकबुक पकड़ाया और बोला कि अंदर फाइल्स है, बट मैंने वो नहीं निकाला। जब मैंने पूछा तो सर उन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही निकालना था, आईटी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मुझे आईटी पे करना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे। तो आपने क्यों नहीं लिया? जब आपको ये चेकबुक दे रहे थे जी, तो आपने आईटी फाइल्स क्यों नहीं मांगे? सर मांगा था एसएचओ सर से, ये मांगा था, ये प्रेयर किया था कि सर मेरा आईटी डॉक्यूमेंट्स और कैश जो है, मैंने लेटर के थ्रू भी बोला था उनको, पर्सनली भी जाके वर्बली भी बोला था, बट उन्होंने मुझे नहीं दिया। वो कुछ रीजन बताए क्यों नहीं दिए और क्यों नहीं देंगे? पता नहीं सर, ऐसा कुछ बोले नहीं वो टाइम। अच्छा,
और उसके बाद फिर क्या हुआ? चेकबुक दिया और बस यही बोला कि फाइल नहीं दिए करके। और मैं चाहती हूँ जो उन्होंने पूरी वीडियोग्राफी की इन्वेस्टिगेशन की, तो वीडियोग्राफी आके अप्रोप्रिएट कोर्ट में वो पेश करे और मुझे भी एक कॉपी दे मेरी सेफ्टी के लिए। उनका जो भी गवर्नमेंट फीस है मैं देने के लिए रेडी हूँ। मैंने 3 महीने से सारे अपने EMI, जो लोन के EMI है और स्टाफ की सैलरी, अपने गोल्ड को मॉर्गेज करके दिया है। मेरा जो आपके गोल्ड को मॉर्गेज करके आपने स्टाफ की सैलरी और लोन दिया है, लोन बांधा है। हाँ। EMI। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा या फुटेज चाहिए होगा, वो तो आपको लिखित में मांगना होगा। सर लिखित में मांगने के लिए भी रेडी है और जो डॉक्यूमेंट्स जो उनका लगेगा गवर्नमेंट फीस, वो मैं देने के लिए भी रेडी हूँ। मैं चाह रही हूँ कि वो जो अप्रोप्रिएट कोर्ट में अभी केस चल रहा है वहाँ पे वो पेश करे। अगला स्टेप आप जैसे आप बता रही थी कि अब सुप्रीम कोर्ट में है, जी जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अब विचाराधीन है। वो अब उनका फैसला जो होगा वो तो अंतिम फैसला होगा जो भी है। सर वो सिर्फ इंटरिम एप्लीकेशन के लिए, पूरा केस वहाँ पे नहीं है, इंटरिम एप्लीकेशन का केस वहाँ पे चल रहा है। इंटरिम एप्लीकेशन जी जी। सर कुछ पॉइंट मिस हो रहा है तो मैं एक बार, हाँ जरूर जरूर, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट मिस हो जाता है। ठीक है, ये केस ऐसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो इस वजह आपने लिखा हुआ है जी। तो ठीक है, आप देखकर बताइए। ओके सर। इस केस में जो है पुलिस ने सिर्फ 1 साइडेड काम किया सर। मेरा जो सेकंड FIR है वो 27। लेकिन आप इल्जाम लगा रही हैं जी पुलिस पे, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगा कि पक्षपात है? पक्षपात है सर। सर मेरे ही शॉप में मुझे परमिशन नहीं दिया, मेरा DVR निकालने के लिए मुझे ही अलाउ नहीं किया। वहाँ कैश मिसिंग है, क्या क्या मिसिंग है मुझे नहीं पता सर। वो तो मेरे को कम से कम दिखाना चाहिए था कि आपके शॉप के अंदर क्या है क्या नहीं है। जब उनको पता था कि वो मेरी शॉप है तो मुझे बुलाया, बट बाहर ही रोक दिया, परमिशन ही नहीं दिया अंदर आने का। अंदर क्या हालत में, क्या मेरा शॉप में क्या मिसिंग है वो मुझे नहीं पता ना सर। आगे इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं चाहती हूँ मेरा जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो पुलिस के थ्रू अच्छे से नहीं हो रहा है। अब जो सेकंड FIR मेरे केस में हुआ था, जिसमें कि 27 अक्टूबर 2024 को सेकंड FIR हुआ था, जिसका इंसिडेंट 26 अक्टूबर 2024 को हुआ, जिसमें रवि, उनकी बेटी और उनके जो ग्रैंडसन है, उन्होंने मुझे पब्लिक में सारी गंदी गंदी गालियाँ दी और उनके जो ग्रैंडसन है उन्होंने मुझे मारा और इतने ज़ोर से मारा कि मैं फेंट हो गई। वहाँ पब्लिक के कुछ आदमियों ने मुझे GB बंद हॉस्पिटल में लेके जाकर एडमिट किया। वहाँ जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स है वो सब पुलिस के पास है। इस FIR में जो मेन सेक्शन होना चाहिए था वो था वुमेन हैरेसमेंट एक्ट सेक्शन 4, जो कि एक नॉन बेलेबल सेक्शन है, बट उन्होंने पुलिस ने इस केस में वो सेक्शन ही नहीं डाला। इस केस में रवि ने अपने पावर को इन्फ्लुएंस करते हुए माइनर सेक्शन डलवा दिया। अभी जो मेरा केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इंटरिम एप्लीकेशन के लिए। मैंने लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस जीता है। मुझे यहाँ से हटाने के लिए लीगल प्रोसेस लगेगा। इलीगली यहाँ से कोई मेरे को हटा नहीं सकता। 2018 में यहाँ के हाई कोर्ट से रवि के बिल्डिंग को डेमोलिश करने का ऑर्डर आया था। आज तक अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं कर पाई सर। रवि कितना पावरफुल इंसान है। तो म्युनिसिपल करना है उसे, अगर ऐसी कोई बात है जी तो वो काम म्युनिसिपल का होता है। म्युनिसिपल का होता है सर, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही आता है ना सर जी। आज तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ सर। 2018 में हुआ सर, आज तक वो मैटर में कोई बात नहीं उठा जी। अब आप क्या चाहती हैं इस वक्त का, आप क्या चाहती है? तमाम बातें आपने कही है जी कि किस तरीके से ये घटना हुआ है और आप कौन से हार्डशिप से गुजरी है जी। और अभी तक उसको फेस कर रही है। और पुलिस की जो है यहाँ पे कार्रवाई कैसे हुई, आपको बुलाया गया, आपको भीतर दाखिल नहीं होने दिया गया, रोका गया। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा कि आपका इंटरिम एप्लीकेशन है,
तो इस वक्त आप किससे क्या चाह रही हैं? ऑनरेबल कोर्ट जो अपना बोलेंगी या उनका जो फैसला होगा वो अपना होगा। इस वक्त में आप एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस डिपार्टमेंट से क्या चाहती हैं? सर मैं जस्टिस चाहती हूँ। मेरे को इलीगली तरीके से यहाँ से निकाला गया, वो भी आधा सामान बाहर रखे और आधा सामान अंदर रखे। वो तो अपने रिपोर्ट देंगे जी। जो भी रिपोर्ट है वो अपना सबमिट करेंगे। अब ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेंगे जी, इसमें क्या करना है। मैं चाहती हूँ सर, जो मेरा केस है उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। मेरा जो केस है वो CBCID को ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि मेरा केस का इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो। और यहाँ के जितने पॉलिटिशियन हैं, मीडिया है, पब्लिक है और जितने ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, प्लीज़ आगे आकर मेरी मदद कीजिए। मैं आज ये इंटरव्यू इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सर, और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए हैं, इस वजह से हमारा फैमिली मेम्बर्स और हम रात भर सो नहीं पाए सर। इसमें ये डॉक्यूमेंट में मेरे पापा के नाम के आगे लेट करके लिखा है सर। ये मुझे इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं कि मुझे और मेरी फैमिली को जान से मार देंगे। किसमें कौन से दस्तावेज हैं? ये देखिए सर, ये देखिए, ये कोर्ट के हैं? जी, कोर्ट के नहीं है। ये लेटर मुझे एक एडवोकेट ने भेजा है। एडवोकेट? उनके एडवोकेट ने? जी, इनके एडवोकेट, ऑपोजिशन। जी, आपके ओपोनेंट पार्टी के जी। एडवोकेट के हैं। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा है कि मैं पोजीशन में नहीं हूँ और मेरा एक भी सामान अंदर नहीं है। जब 10 फरवरी 2025 को इन्वेस्टिगेशन के लिए SHO सर और पूरी पुलिस की टीम आई थी, तो पूरी 1.5 आवर्स की इन्वेस्टिगेशन उनको लगी थी। खाली रूम को सर्च करने के लिए इतना टाइम तो नहीं लगता होगा सर। सर, इस लिफाफे में मेरे पापा के नाम के आगे लेट करके लिखा है। ये एक पेपर में अगर लेट करके लिखा होगा तो हम मान सकते हैं कि ये टाइपिंग मिस्टेक होगा या तो अपना फॉल्ट होगा, बट पूरे के पूरी बंच में जहाँ जहाँ पापा का नाम जिक्र है वहाँ में लेट करके लिखा है उन्होंने। तो ये टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये इंटेंशनली मेरे को धमकी दे रहे हैं कि मुझे और मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाएंगे। अगर मेरी और मेरी फैमिली को कुछ भी होगा ना सर, सिर्फ और सिर्फ पुलिस और वीर अभी जिम्मेदार होगा। ये आपको थ्रेट लग रहा है जो इस वक्त में यहाँ पे आप बता रही है कि लेट फादर के आगे, और हर जगह पे लेट लिखा हुआ? जी, मेरे पापा के जहाँ जहाँ नाम लिखा है, पापा का नाम, उसके आगे लेट ही लिखा है सर। एक जगह टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, हर एक जगह में टाइपिंग मिस्टेक कैसा हो सकता है सर? इंटेंशनली मेरे को धमकी दे रहे हैं वो कि मुझे। ये आपको लग रहा है अभी कि आपको धमकी है? ये धमकी सर, अगर पेपर में लिख दिया है कि लेट है करके, तो मतलब उन लोग धमकी ही दे रहे हैं। अगर मुंह से ऐसे बोल दिया कि हाँ लेट करके, गलती से एक बार निकल गया, समझ में आता। पूरे डॉक्यूमेंट्स में लेट करके लिखा है, सामने एनवलप में लिख के रखा है। थोड़ा दिखा सकते हैं आप? जी जी, ये देखिए लेट, यहाँ पे भी लेट करके लिखा है। यहाँ लेट को काटा गया है? मैंने काटा था सर, मेरे को लगा कि इंटेंशनली नहीं करके गलती से कर दिए करके। बाद में मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा, तब सब में लेट करके लिखा है। आगे और भी पेपर्स हैं। तो अब आपको ये देख करके आपको खतरा लग रहा है? इसके बीच में ये केसेस जो आपके चल रहे हैं जी, इसके बीच में कभी ऐसा आप लोगों को महसूस हुआ कि कोई धमकियां या फिर कुछ इस तरीके की गतिविधि ऐसे आप लोगों के साथ में? अभी तक तो नहीं हुआ था सर, क्योंकि अभी तक हम लोग यहीं पे थे। अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, इसलिए धमकियां मिल रही है हमको। ये आपको अब लग रहा है? जी। तो आखिरकार आप यही चाह रही हैं कि आप न्याय हो? सर, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है सर पुलिस के थ्रू। देखिए, न्याय तो न्यायालय ही करेंगे। जी जी। उनके जजमेंट का हमें इंतजार तो करना होगा, आपको भी करना होगा। तो आप बट सर, इस केस में 2 क्रिमिनल केस जो है हुआ था, जिसमें 2 FIR कटा था, एक ट्रेसपासिंग और एक मेरे को असॉल्ट करने का। आज तक वो कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट नहीं हुआ सर। अगर उन लोग बोल रहे हैं कि 7 साल से कम का सजा भी है, तो उसमें एक सम्मन होना चाहिए कोर्ट के थ्रू। वो सम्मन भी नहीं दिया गया, कोर्ट में आज तक पहुंचा ही नहीं सर। हम लोग CA डाले तो CA वापस हो गया था।
आज तक क्या करे करके इन्वेस्टिगेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं है ये एफआईआर का। तो चलिए हम केवल इंतज़ार अब कर सकते हैं जी और उम्मीद है कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो प्रेयर है वो वहाँ तक पहुँच जाएगी और उम्मीद करेंगे कि जो भी होगा अच्छा होगा और जो सच्चा है, जो ठीक है और जो पाया जाएगा कोर्ट की फाइंडिंग्स में वो जजमेंट जस्टिस दिलाने में मदद करेगी। जी सर, मेरे पास सिर्फ सच ही है सर। मैं सच के साथ ही लड़ रही हूँ, यहाँ पे अकेले लड़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी मदद के लिए आगे आए, पॉलिटिशियन हो या पब्लिक हो या मीडिया हो या तो ऑनेस्ट ऑफिसर कोई अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। ऑनेस्ट ऑफिसर्स की कमी नहीं है, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन की भी कमी नहीं है, तादाद कम हो सकते हैं। जी एंड आखिर में मैं अपील करना चाहती हूँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पब्लिक से, आइलैंडर से और पॉलिटिशियन और मीडिया से, जो यहाँ के महिला संगठन हैं उनसे भी विनती करती हूँ। मैं अकेली लड़की यहाँ लड़ रही हूँ, मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो सिर्फ मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं। आप भी आगे आकर मेरी मदद कीजिए। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो सच है वो सामने लाया जाए और यही उम्मीद के साथ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।